हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो हम लोग अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रलय सीरीज में एक और न्यू प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं, दैट इज़ मिनिमम जंप्स। सिमिलर प्रॉब्लम लीड कोड पे भी अवेलेबल है जंप गेम 2 नेम से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम है क्या? तो सबसे पहले देखते हैं हमारी प्रॉब्लम में हमें दिया क्या है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं रहेंगे एरे में। ईच नंबर टेल्स यू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यू कैन जंप फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पोजिशन। कि हर एक नंबर आपको ये बता रहा है कि आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जंप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 3। तो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 3, अगर आई एथ इंडेक्स पे 3 पड़ा है तो इट मीन्स अगर आप आई एथ इंडेक्स पे हो तो आप वहाँ से 1 की जंप, 2 लेंथ की जंप एंड 3 लेंथ की जंप जा ले सकते हो बस। क्या आप यहाँ से 4 लेंथ की जंप ले सकते हो? तो आप 4 लेंथ की जंप नहीं ले सकते क्योंकि एरे ऑफ आई पे सिर्फ 3 पड़ा है। तो इट मीन्स जब आपने 1 लेंथ की जंप ली तो आप आई प्लस 1 पे पहुँच जाएंगे। अगर आपने 2 लेंथ की जंप ली तो आप आई प्लस 2 पे पहुँच जाएंगे। अगर आपने 3 लेंथ की जंप ली तो आप आई प्लस 3 पे पहुँच जाएंगे, राइट। तो यही प्रॉब्लम में बोल रहा है। और अगर एरे ऑफ आई पे 0 पड़ा है तो आप वहाँ से जंप नहीं ले सकते, करेक्ट। और अब हमारा टास्क क्या है? योर टास्क इज टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स नीडेड टू मूव फ्रॉम दैट फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन ऑफ एरे। आपको प्रॉब्लम में बोल रहा है कि आपको फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन ऑफ एरे पे जाना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, और वी कैन से दैट यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो लास्ट पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन तो आपको पता लग गई। फर्स्ट पोजीशन क्या है आपकी? 0th इंडेक्स। लास्ट पोजीशन क्या है? लास्ट पोजीशन आपकी होगी, देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका 11th लेंथ का एरे है, 11 लेंथ का एरे। तो आपकी लास्ट पोजीशन इस एरे के लिए 10 है। इट मीन्स आप कह सकते हो इसको एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एरे दिया हुआ है जो आपको बताता है कि आप किसी भी इंडेक्स से कितनी जंप ले सकते हो मैक्स टू मैक्स, राइट। और आपको बोला है कि आपको फर्स्ट पोजीशन ऑफ एरे से लास्ट पोजीशन ऑफ एरे जाना है। तो आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में पहुंच सकते हो वो आपको बताना है। तो आपकी लास्ट पोजीशन क्या होगी? लास्ट पोजीशन दैट इज एरे डॉट लेंथ -1। इसको मैं डेस्टिनेशन भी बोल देता हूँ कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी? एरे डॉट लेंथ -1, राइट। और आपका कंस्टेंट क्या दिया हुआ है कि एरे का साइज मैक्स टू मैक्स 10 की पावर 4 हो सकता है, एंड एरे ऑफ आई किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैक्स टू मैक्स 10 की पावर 4 वैल्यू तक फिल हो सकती है। तो अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। अब देखिए, लेट्स अज्यूम किसी भी आप ith स्टेयर केस में है, राइट। और आपको दे दिया गया एरे ऑफ आई पे आपके 3 पड़ा है। तो आप इट मीन्स आप यहाँ से 1 लेंथ की जंप ले सकते, 1 लेंथ की जंप लेके आप आई प्लस 1 पे जा सकते हैं। आप 2 लेंथ की जंप लेके आप आई प्लस 2 पे जा सकते हैं। एंड सिमिलरली आप 3 लेंथ की जंप लेके आप आई प्लस 3 पे जा सकते हैं, राइट। ओके। तो अब आप ये सोच के देखिए, अगर आपको आई प्लस 1 से अगर आपको आई प्लस 1 से डेस्टिनेशन जाने का मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स मिल जाए। लेट्स से आपको आई प्लस 1 से मिनिमम डेस्टिनेशन जाने का मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स मिल गया कि आप अगर आप आई प्लस 1th इंडेक्स पे हो, वहाँ से डेस्टिनेशन पहुँचने में आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स मिल लगते हैं। लेट्स अज्यूम आपको मिल गया कि ये एक्स एक्स लगते हैं। सिमिलरली आई प्लस 2 से भी डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं ये आपको मिल गया। लेट्स अज्यूम यहाँ से वाई लगते हैं। सेम फॉर अगर आपको आई प्लस 3 से जाना है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं ये भी आपको मिल गया, जेड। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आप सोच के देखिए, आप कौन सा पाथ चूज करेंगे? आप वो वाला पाथ चूज करेंगे जिनमें इनकी जो सबसे कम वैल्यू है। इट मीन्स आपका आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले तो मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस 1। और ये 1 क्यों? क्योंकि ये 1
मूव आपने लिया 1 लेंथ का, आपने 1 लेंथ का जंप ली तो आप i+1 पे पहुंच गए, 2 लेंथ की जंप ली तो आप i+2 पे पहुंच गए, 3 लेंथ की जंप ली तो आप i+3 पे पहुंच गए। बट एट द एंड आपने यूज़ किया सिर्फ ओनली 1 मूव। ठीक है? यहाँ पे आपको यही बताना है कि आपने कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स पे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। और आप ज़रा यहाँ पे एक बात सोच के देखिए कि अगर आपने क्या मंगवाया है? आपने i+1 से अगर आपको पता लगे डेस्टिनेशन जाने के कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स है, सिमिलरली i+2 से, सिमिलरली i+3 से, तब आप मिनिमम निकालते हैं। इट मीन्स अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है बेसिक्स ऑफ रिकर्जन, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, आपको आई से डेस्टिनेशन जाना है। तो बट आपके पास क्या-क्या आ गया? i+1 से डेस्टिनेशन जाने का अगर आपको मिल जाए, i+2 से डेस्टिनेशन जाने का अगर आपको मिल जाए मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, सिमिलरली i+3 से डेस्टिनेशन जाने का मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स अगर आपको मिल जाता है, तो आप अपना फाइनल आंसर बना लेंगे। अगर आप अपना फाइनल आंसर बना लेंगे, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, आई से डेस्टिनेशन जाने के लिए, वो आपकी डिपेंड कर रही है आपके सब प्रॉब्लम पे। क्योंकि आपको i+1 से डेस्टिनेशन, i+2 से डेस्टिनेशन, i+3 से डेस्टिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये मैं पता कर पा रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? सोच के देखिए, यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? कौन सा कंसेप्ट? यहाँ पे मैं रिकर्जन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे मोटिव यही था, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि आप सोचेंगे कैसे किसी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में कि आप यहाँ पे रिकर्जन अप्लाई कर पाएँगे कि नहीं। तो ठीक है, हमने तो देख रखा है रिकर्जन, अब हमें पता लग चुका है हमें रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है रिकर्जन में? कि हमारी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है? हमारी प्रॉब्लम से डिमांड ये है कि हमें फर्स्ट पोज़ीशन से लास्ट पोज़ीशन जाना है। और हमें पता है लास्ट पोज़ीशन क्या है? array डॉट लेंथ -1, राइट? ये हमारी प्रॉब्लम से डिमांड है। और यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, आपको फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन जाना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में आप बनाते हो रिकरेंस रिलेशन, जिसको मैं बोलता हूँ कि आपको अपना काम रिकर्जन से करवाना है। ठीक है? अब आप सोच के देखिए, आप किसी भी आयत स्टेयर केस पे खड़े हैं और अगर आपको मिल गया एरे ऑफ आई पे, लेट्स अज्यूम आपको मिल गया के। ठीक है? जनरल वे में बना रहे, रिकरेंसी रिलेशन हमेशा जनरल वे में बनता है। तो आप यहाँ से 1 लेंथ की जंप ले सकते हो, आप यहाँ से 2 लेंथ की जंप ले सकते हो, टिल आप यहाँ से के लेंथ की जंप ले सकते हो। अगर आपने यहाँ से 1 लेंथ की जंप ली तो आप पहुँच जाओगे i+1th स्टेयर केस पे। अगर आपने 2 लेंथ की जंप ली तो आप पहुँच जाओगे i+2nd स्टेयर केस पे। अगर आपने के लेंथ की जंप ली तो आप पहुँच जाओगे i+kth स्टेयर केस पे, राइट? तो अब आप सोच के देखिए, अब मैं रिकर्जन से अपना क्या काम करवाऊंगा? मैं अब रिकर्जन से अपना ये काम करवाऊंगा कि भाई तू जा i+1 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स मिल लगते हैं वो लेके आ। सिमिलरली i+2 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं तो वो लेके आ, एंड सो ऑन टिल i+k से। और अगर मेरे रिकर्जन ने ये काम कर दिया, अगर मैं मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूँ कि मेरा रिकर्जन ये काम करेगा। अगर मेरा रिकर्जन ये काम करेगा तो मेरा स्टेप 3 में फाइनल आंसर कैसे बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा 1 प्लस, मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी, मिनिमम ऑफ, यहाँ से i+1 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगे, i+2 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगे, टिल i+k से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगे। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, लेट्स अज्यूम m1 मूव्स इधर से लगे, m2 मूव्स इधर से लगे, टिल mk मूव्स लगे यहाँ से। तो आप कौन सा पाथ चूज करेंगे? जो सबसे मिनिमम दे रहा है, सबसे मिनिमम प्लस 1 का आपका एफर्ट, 1 का आपका एफर्ट है, क्योंकि आप खुद से भी तो जंप ले रहे हो। तो आपका आंसर बन गया स्टेप 3 दिस। अब सोचते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टेप 4? दैट इज बेस केस। अब हम जैसे देखिए, हमने लास्ट प्रॉब्लम जितनी भी करी है उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टेप 3 तक जाके अपना रिकर्सिव कोड लिख के लाते हैं
और उसके बाद जाके हम लोग अपना बेस केस बनाते हैं। लेकिन हम इधर थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं देन बेस केस बनाते हैं। लेकिन हम एक बार सोच के देखते हैं हमारा इधर बेस केस बनेगा क्या विदाउट ड्राई रन और विदाउट ट्री डायग्राम बनाए बिना। हम सोचेंगे इधर बेस केस हमारा बनेगा क्या। तो हम सोचते हैं, अब अगर आप सोचिए, अगर आप एट द एंड कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, दैट इज डेस्टिनेशन आपका क्या है, एरे डॉट लेंथ -1। अगर आप कभी भी यहाँ पे पहुंच गए तो आप सोच के देखिए ये आपका बेस केस बनेगा क्या। एग्जैक्टली आपका यही बेस केस बनेगा। कभी अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो आप वहाँ से क्या रिटर्न करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि वहाँ से आप रिटर्न क्या करोगे। आप वहाँ से रिटर्न 1 करोगे कि 0 करोगे कि -1 करोगे कि कोई और अनदर वैल्यूज़ कुछ और रिटर्न करोगे। हम सोच के देखते हैं। अब आप सोचिए अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, तो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो तो अगर आपको कोई और जंप लेने की नीड है वहाँ से? नहीं ना। वहाँ से आपको कोई जंप लेने की नीड नहीं है, तो वहाँ से क्या रिटर्न करोगे? 0। कि अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो तो आप वहाँ पे खड़े रहिए। वहाँ से फालतू में जंप लेना क्यों है? क्योंकि आपको मिनिमम नंबर बताना है। तो हम वहाँ से क्या रिटर्न करेंगे? बेस केस हमने एक सोच लिया कि कभी हमारा इफ़ आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 हो जाता है, तो वहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे? 0। अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हो तो आप खड़े रहिए। तो एक बारी हम कोड लिख के आते हैं अपना, राइट? चलिए लिखते हैं यहाँ पे, स्टैटिक इंट हेल्पर एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं पास करूँगा इंट इंट आई, और एक क्या पास करूँगा यहाँ पे, एरे। और ये हेल्पर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हेल्पर फंक्शन मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे ith स्टेयर केस से अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं। तो ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने बेस केस सोच लिया, हम वही लिख लेते हैं, इफ आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। अगर हो गया तो हम क्या रिटर्न कर दें, यहाँ से रिटर्न कर दें 0। अब अब हम यहाँ से अपने रिकर्जन से आंसर मंगवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात सोचते हम लोग कि जब हम फिबोनेक्की करते थे, फिबोनेक्की करते थे, तो हर एक लेवल से, जैसे अगर हमें फिफ्थ फिबोनेक्की निकालना है तो हर एक लेवल से 2 कॉल्स निकलती थी, 3, 2। तो हम लोग क्या करते थे, हेल्पर n-1 को कॉल कर देते थे और हेल्पर n-2 को कॉल कर देते थे सिमिलरली। तो और फिर इसको ऐड करवा देते तो हमारा फिबोनेक्की बन जाता था। सिमिलरली अगर हम मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स को रिकॉल करें तो वहाँ से भी सिर्फ मैक्सिमम 2 जंप्स अलाउड थी, राइट? तो अब आप लेकिन इस प्रॉब्लम में सोच के देखिए, अगर आप किसी भी ith स्टेयर केस पे खड़े हो, तो ith लेट्स अज्यूम अगर आपके एरे ऑफ आई पे अगर 3 पड़ा है, तो अब यहाँ से 3 लेंथ की जंप ले सकते हो, राइट? अगर आपने 3 लेंथ की जंप ली तो आप पहुँच जाओगे i+1, i+2, i+3 पे। सिमिलरली अब लेट्स अज्यूम मैं मान लेता हूँ अगर आपके एरे ऑफ i+1 पे आपके पड़ा है 2, तो यहाँ से आपके सिर्फ दो जंप्स अलाउड है। अगर एरे ऑफ i+2 पे 4 पड़ा होता तो यहाँ से आपके पास 4 जंप्स अलाउड है। अब इस बार क्या हो रहा है, हर एक लेवल से डिफरेंट कॉल्स निकल रही हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? उसको हम हैंडल करेंगे यूजिंग फॉर लूप। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको करवाया मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जिसमें मैंने यूज़ किया था 1 to 6 मूव्स, तो उसमें मैंने जब आपको बताया था कि अच्छा कोड कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज़ किया था। सिमिलरली यहाँ पे फॉर लूप हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर मैं j=1 मैं कितनी जंप्स ले सकता हूँ, हर एक लेवल से कितनी जंप्स ले सकता हूँ, वो मुझे कौन बताएगा? 1 से स्टार्ट होके एरे ऑफ आई जंप्स ले सकता हूँ ना, एरे ऑफ आई लेंथ तक जंप, एरे ऑफ आई पे जो पड़ा होगा उतने लेंथ तक की जंप ले सकता हूँ। तो ये मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा एरे ऑफ आई। और तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फॉर लूप। तो कर लेते हैं फटाक से अब कोड। देखिए सबसे पहले तो मुझे हर एक पाथ से मिनिमम चाहिए, तो मैं एक मिनिमम वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं मैक्स से इनिशियलाइज़ करवा लूँगा, राइट? और फिर मैं लूप लगाऊँगा फॉर इंट जम्प्स इक्वल टू 1 से लेके जम्प्स लेस देन इक्वल टू व्हाट, एरे ऑफ आई, राइट? एरे ऑफ आई
जम्प्स प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, मिनिमम को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि सारे पाथ का आपको मिनिमम चाहिए। मैथ डॉट मिनिमम ऑफ व्हाट, मिन कॉमा, बताइए, हेल्पर आई प्लस जम्प्स कॉमा एरे। ये आपने मिनिमम अपडेट कर दिया। और अब आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, देखिए सोच के देखिए, इन फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू मिन प्लस 1, राइट। और यहाँ से आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए सीधा फाइनल आंसर। और यहाँ पे आप क्या कॉल कर देंगे, रिटर्न हेल्पर को आप कॉल कर देंगे 0, आप एरे पास कर देंगे। क्यों 0, एरे पास करेंगे, क्योंकि जो आपका हेल्पर फंक्शन है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ith स्टेयरकेस से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं। तो हेल्पर 0, एरे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपको 0 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं, राइट। समझ गए होंगे ये आप। तो आप इसको कंपाइल एंड रन करिए, देखिए अभी आप जैसे ही कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपका टेस्ट केस रन होता हुआ दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ आई, एक रन यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रन हो रहा है, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या एरर आ रही है आपका, जावा डॉट लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। अब ये क्यों आ रही है, एक बारी ज़रा अपने कोड को विजुलाइज करिए, ठीक है। क्योंकि आपका कोड यहाँ पे रन हुआ नहीं है। और ये क्यों आई है, अगर आपने इसको ध्यान से फॉलो किया होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों आई है। तो एक काम करते हैं, एक टेस्ट केस लीजिए आप यहाँ पे 2 1 3 4, और आपके लिए डेस्टिनेशन इस बार क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन हो जाएगी आपके पास 0 1 2 3, डेस्टिनेशन हो जाएगी आपके पास एरे डॉट लेंथ -1 दैट इज़ 3। तो ठीक है, सबसे पहले आपको हेल्पर में क्या रिसीव होगा, 0, एरे, ठीक। तो सबसे पहले बेस केस हिट हुई, बेस केस हिट हुआ, क्या आई मेरा एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर है, तो बोलेगा नहीं, आई मेरा एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर नहीं है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस वाली लाइन से, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस केस, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन 1, और ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये लाइन 4, और ये लाइन 5। सबसे पहले अब ये क्या करेगा, लाइन 1 इसके लिए रन होगी, लाइन 1 रन होगी तो ये क्या, इसने क्या करा, मिनिमम इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को मैं इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज किया, और लाइन 2 से सबसे पहले चेक करेगा क्या जे इक्वल टू 1 है। जी ठीक है, जे इक्वल टू 1 हुआ आपका, क्या जे लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 0 है क्या, इट मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, तो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। तो ये किसको कॉल कर लेगा, सिमिलरली ये कॉल कर लेगा इसको, हेल्पर 1, एरे को। इसके लिए बेस केस हिट नहीं होगा, फिर लाइन 1 से क्या करेगा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा मिनिमम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, करेक्ट। और फिर इसके लिए भी फॉर लूप चलेगा, सिमिलरली सेम इसके लिए भी फॉर लूप चलेगा। तो ये किसको कॉल करेगा, हेल्पर 2, एरे को, ठीक, राइट। और सिमिलरली इसके लिए भी मिनिमम इक्वल टू एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा लाइन 1 से, और ये किसको कॉल कर लेगा, फिर से इसके लिए फॉर लूप रन होगा, और ये कॉल कर लेगा हेल्पर 3, एरे को। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपका ये 3, एरे आपका बेस केस हिट हो चुका है, इस बार आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 हो चुका है, तो ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 0। इसने इसने तो रिटर्न कर दिया 0, ठीक है। अब आपके लिए लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, करेक्ट। अब आपकी लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, जैसी लाइन 3 एग्जीक्यूट हुई, आपके यहाँ इसने जो रिटर्न किया 0, और मिनिमम इसका मिनिमम दैट इज़ 0। लेकिन अब अगली बार क्या होगा, इसके लिए जे इक्वल टू 1 तो चल गया इस वाले कॉल के लिए, अब मैं इस वाले लेवल पे हूँ ना, इसके लिए जे इक्वल टू 1 तो चल चुका है, अब इसके लिए जे इक्वल टू 2 चलेगा। क्यों, अब क्या 2 लेस देन इक्वल टू, 2 लेस देन इक्वल टू, देखिए 0 1 2 3, जे इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 2 है क्या, तो यस एरे ऑफ 2 से कम है, तो ये किसको कॉल कर देगा, जे इक्वल टू 2 से हेल्पर 4, एरे को। अब आप यहाँ पे ध्यान से एनालाइज करिए, जब आप इस लेवल पे पहुँच गए तो आपके लिए क्या होगा, इस लेवल के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये देखिए बेस केस से हिट होगा नहीं, और यहाँ से क्या होगा, मिनिमम, सबसे पहले मिनिमम वेरिएबल इनिशियलाइज होगा दैट इज मिनिमम इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
अब इसके लिए लाइन 1 चल जाएगी, सॉरी लाइन 1 चल चुकी है मिनिमम, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसके लिए लाइन 2 चल जाएगी। लाइन 2 क्या होगी, देखो जे पहले तो जे इक्वल टू हुआ 1, जम्प्स इक्वल टू 1, और जम्प्स ने चेक करना स्टार्ट किया, क्या जम्प्स लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 4 है क्या। जम्प्स को मैं जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको पता है, तो क्या एरे ऑफ 4 है क्या, क्या एरे ऑफ 4 आपका एग्जिस्ट करता है। एरे ऑफ 4 आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो और आप किसको किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो वैल्यू आपकी एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो वैल्यू आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए इस वजह से आपके पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है। तो इसको हैंडल कैसे करें, इसको हैंडल हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कभी गलती से आउट ऑफ बाउंड हमारा रिकर्जन फंक्शन अगर गलती से हमारा आउट ऑफ बाउंड कॉल कर लेता है, तो मैं वहाँ से भी रिटर्न क्या कर जाऊँ, 0। तो हमें अपना बेस के स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा। आई इक्वल टू नहीं, इसकी जगह मुझे यूज़ करना पड़ेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी गड़बड़ क्यों हो रही थी। अब आप करके देखिए, तो आप बोलोगे भाई अब चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। देखिए आप कंपाइलर रन करिए, देखिए चल रहा है आपका पहला टेस्ट केस चल रहा है, केस 1। अब आप इसको सबमिट करके देखिए, अब जैसे ही सबमिट करेंगे अब आपको एक और गलती नज़र आएगी। देखिए आपका 2 टेस्ट केस चला, बाकी इस टेस्ट केस के लिए आपके पास आ गया रॉन्ग आंसर, राइट। और रॉन्ग आंसर में आपके पास क्या क्या आउटपुट आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है बड़ी सी बहुत, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं फटाक से कि अब ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखते हैं इसका ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक टेस्ट केस है 1 2 0 0 0, एनालाइज करिए। तो इसके लिए डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मिलेगा हेल्पर 0 कॉमा एरे, ठीक, हेल्पर 0 कॉमा एरे। यहाँ से आपने एक लेंथ की जंप ली, क्योंकि आपका यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, आपका कोड से क्या होगा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी, और बेस केस तो हिट होगा नहीं यहाँ पे। और फिर आपने जैसी कॉल लगाई, आपका जे इक्वल टू 1 तो रन करेगा, आपको पता है। और फिर आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हेल्पर 1 कॉमा एरे पे। अब आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हेल्पर 2 कॉमा एरे पे, करेक्ट। यहाँ पे भी आपके पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है, मिनिमम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ से ढंग से देखिए, हेल्पर 2 कॉमा एरे पे जब आप पहुँचे, तो उसने यहाँ पे जब आपका फॉर लूप चलेगा, बेस केस तो हिट हुआ नहीं है, क्योंकि अब आपका आई ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 है क्या, नहीं। 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो बेस केस तो आपका हिट हुआ नहीं। लेकिन बट लाइन 1 से एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, मिनिमम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब लाइन 2 से जब आपका फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आपका जे इक्वल टू 1 या जे लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 2 है क्या, तो बोलेगा नहीं, 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे फॉर लूप में घुसेगा ही नहीं। अगर जब वो फॉर लूप में घुसा ही नहीं, तब उसने क्या करा, ये लाइन 4 से इसने, ये फॉर लूप में तो घुसा नहीं, या ये किसी, इट मीन्स इसने किसी को कॉल नहीं करा। तो अब लाइन 4 से पता है ये क्या करेगा आपके, लाइन 4 से क्या करेगा, इन्फिनिटी प्लस 1। और ये किस टाइप का वेरिएबल है जरा देखिएगा, इंट एफ आंसर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और मैं इन्फिनिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इन्फिनिटी को, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू का इंट की रेंज क्या होती है, अब जरा सोचिए, इंटीजर की रेंज क्या होती है, इंटीजर की रेंज होती है 2 की पावर 31 -1, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -2 की पावर 31। तो इंट मैक्स पता है क्या होता है, इंट मैक्स ये वैल्यू होल्ड करता है, इंटीजर की सबसे बड़ी वैल्यू, 2 की पावर 31 -1। पर आपने क्या करा, इन्फिनिटी प्लस 1 करके डाल दिया, यानी इंट मैक्स में आप क्या कर रहे हो, 2 की पावर 31 -1 प्लस 1 करके डाल दे रहे हो। आपने क्या करा, एक जो इंटीजर की जो लिमिट थी वैल्यू होल्ड करने की, उससे आपने बढ़ा के वैल्यू डाल दी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अगर आपको हल्का सा बिट मैनिपुलेशन का कंसेप्ट पता हो, और लेकिन एक मैंने वीडियो बनाई है जम गेम 2 से, अगर आप उसको जाके सर्च करेंगे, उसमें मैंने एग्जैक्ट रीज़न दिया है बिट मैनिपुलेशन का, कि क्यों नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका कंसेप्ट होता है टूस कॉम्प्लीमेंट लेता है। जब हम इंटीजर से आउट ऑफ बाउंड है, जो इंटीजर चाहे इंटीजर हो चाहे लॉन्ग हो, उससे जो भी होल्ड वैल्यू कर सकता था, उससे बड़ी वैल्यू डाल दें। अगर हम उससे बड़ी वैल्यू डाल दें, तो वो क्या करता है, टूस कॉम्प्लीमेंट लेता है, ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। इस वजह से नेगेटिव वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है।
ठीक है, अब यहाँ से तो आपने रिटर्न कर दिया नेगेटिव वैल्यू, यहाँ से कोई सी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर दी। और अब आप सोचिए, अब जब आप मिनिमम और नेगेटिव का मिनिमम निकालेंगे, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का आप मिनिमम निकालेंगे तो हमेशा तो नेगेटिव वैल्यू जीतेगी। यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू, यहाँ से भी आप रिटर्न कर जाएंगे कुछ नेगेटिव वैल्यू, और फाइनली आप नेगेटिव वैल्यू ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को आप किसी से भी कंपीट करवाएंगे तो आपका मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ही रहने वाला है। तो इस वजह से आपके पास ये एरर आ रही है। तो अब हम इसको हैंडल कैसे करें? एक काम करते हैं, अब हम डायरेक्ट फाइनल आंसर रिटर्न ना करवा के एक काम करते हैं, इसको कैसे हैंडल करें, देखिए कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान फरमाया होगा, ध्यान से देखा होगा, जब आप आगे जंप नहीं ले पा रहे थे, जब आप आगे जंप नहीं ले पा रहे थे तो आपका मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी रह गया। या इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, अगर आप फॉर लूप में नहीं घुसे तो आपका मिनिमम इन्फिनिटी रह गया, वरना अगर आप फॉर लूप में घुस जाते तो आपका कोई ना कोई वैल्यू आती और मिनिमम आपका ओवरराइड हो जाता, राइट। लेकिन जब आप फॉर लूप में घुसे ही नहीं तो आपका मिनिमम इन्फिनिटी रह गया, और आप लाइन फोर से इन्फिनिटी प्लस वन कर देंगे, जो कि आपको करना नहीं है। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखिए अगर मेरा मिनिमम इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, अरे अगर कभी आपका मिनिमम इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर होता है तो आप एक काम करिए, आप इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, ना कि प्लस वन करके, राइट। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज अदरवाइज अगर आपका मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं रहता है तो आप क्या कर दीजिए, मिन प्लस वन रिटर्न कर दीजिए, राइट। तो देखिए अब आप इसको कंपाइल एंड रन करिए, फर्स्ट टेस्ट केस तो चले गई। अब आप सबमिट करके देखिए यहाँ पे क्या ये करेक्ट आंसर आता है, अभी भी गलत आंसर आएगा आपका। लेकिन बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो पहले नेगेटिव वैल्यू आ रही थी अब वो पॉजिटिव हो चुकी है। तो एक चीज़ तो हमने हैंडल कर दी है, जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, जो हम इंटीजर ओवरफ्लो की वजह से नेगेटिव वैल्यू हमारी रिटर्न हो रही थी, उसको हमने हैंडल कर दिया। बट एक कोई बड़ी सी वैल्यू आ रही है जो कि पॉजिटिव है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए भी आप एक टेस्ट केस देख ले जो फेल हो रहा है। जो ये फेल हो रहा है इसी को देखिए, इसी को देखिए क्या होगा यहाँ पे, 0, 10, 20। तो अब आपके लिए डेस्टिनेशन क्या हो गया? डेस्टिनेशन हो गया आपका 2। आप 0 पे खड़े हो, 0 से देखिए, 0 से अब आपका टेस्ट केस कैसे चलेगा? देखिए आपका जो कोड है, जो अभी तक आपने जो कोड लिखा है, कैसे करेगा? वो पहले बेस केस चेक करेगा, क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या? तो ये कंडीशन तो है नहीं, फॉल्स। इट मीन्स आपका इफ़ कंडीशन में घुसेगा नहीं, बेस केस हिट होगा नहीं। अब लाइन वन से सबसे पहले एक मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी उसने इनिशियलाइज किया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। अब इसके लिए लाइन टू चलेगी, लाइन टू यानी जे इक्वल टू आपका 1 हुआ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या? एरे ऑफ 0, 0 पड़ा, 0 है क्या? तो ये कंडीशन तो आपकी क्या होगी? ये कंडीशन आपकी होगी फॉल्स। अब आपने क्या करा? अब आप फॉर लूप में घुसे नहीं हो, और जब आप फॉर लूप में घुसे नहीं तो आपने क्या रिटर्न करवाया? आपने वहाँ से क्या रिटर्न करवाया? अगर आपका मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी रह जाता है, यानी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रह जाता है, तो आप क्या रिटर्न कर दीजिए? आप रिटर्न कर दीजिए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, आपने रिटर्न कर दिया इन्फिनिटी। अगर आपका जो सबसे पहला टेस्ट केस है, जो सबसे पहले इंडेक्स पे ही आपका 0 पड़ा है, तो वहाँ से आपने रिटर्न कर दिया इन्फिनिटी। और अगर मैं एक्चुअल में थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, या तो मैंने 0 से स्टार्ट किया है, सबसे पहले मिनिमम जम्प्स फंक्शन जो है वो कॉल, मिनिमम जम्प्स फंक्शन कॉल होगा एरे। आपने आपने मिनिमम जम्प्स फंक्शन में कॉल किया किसको? हेल्पर 0 कॉमा एरे को रिटर्न करवाया। तो यहाँ से इसने क्या रिटर्न कर दिया? इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया। और तो मिनिमम जम्प्स ने क्या रिटर्न कर दिया? इन्फिनिटी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दी। देखिए, और 2 की पावर 31 माइनस 1 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, देखिए यहाँ पे जब आप 2 की पावर 31 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये यही वैल्यू होती है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू यही होती है, 2147748637 राइट। तो आपने ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब इसको कैसे हैंडल करें? तो इसको हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि जब आपने
इंट आंसर में जब आपने हेल्पर 0 कॉमा एरे को मंगवाया, अगर आपके आंसर में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू आ जाती है, तो आप वहाँ से क्या रिटर्न करें? वो क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए ज़रा। अगर आपके आंसर में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू आ गई तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाए। और अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते तो आपको प्रॉब्लम में बोला गया कि आपको -1 रिटर्न करना है। तो इट मीन्स अगर आपके आंसर में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू आ जाता है तो आपको यहाँ से क्या रिटर्न करना पड़ेगा? -1। अदरवाइज अदरवाइज आप आंसर ही रिटर्न कर दीजिए। अब आप इसको रन करेंगे तो अब ये आपका कोड आप सारे एच केस हैंडल कर चुके हैं। और अब जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये कोड आपका सबमिट होगा, बट ये मारेगा टीएलई, और जो कि हमें पता है ये आ गया आपके पास टीएलई। अब इसको कैसे हैंडल करें ये आपको पता है। अगर टीएलई मार रहा है और अगर हम रिकर्जन अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम मेमोइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो हम देखते हैं हम इधर मेमोइजेशन क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आपके पास एक टेस्ट केस अगर मैं दे दूं ऐसा कुछ हर जगह से 3 4 3 2 1 3, अब आपके लिए डेस्टिनेशन क्या हो गया? आपके लिए डेस्टिनेशन हो चुका है 5। तो अब यहाँ पे आप सोच के देखिए, सबसे पहले आपके पास हेल्पर 0 कॉमा एरे आएगा, और यहाँ से आपके पास 3 जंप्स अलाउड है, राइट। आप 3 जंप ले लोगे तो आपने ले लिया हेल्पर 1 कॉमा एरे, हेल्पर 2 कॉमा एरे, हेल्पर 3 कॉमा एरे। मैं हेल्पर 3 कॉमा एरे, अब यहाँ से जब आप यहाँ से हेल्पर 1 कॉमा एरे से आपके पास 4 जंप अलाउड है, तो आप 4 जंप देखिए, 4 जंप ले सकते हैं। 1 लेंथ की जंप, अगर आपने 1 लेंथ की जंप ली तो आप 2 पे पहुँच जाएंगे, हेल्पर 2 कॉमा एरे पे। अगर आपने 2 लेंथ की जंप ली तो आप 3 कॉमा एरे पे पहुँच जाएंगे। अगर आपने 3 लेंथ की जंप ली तो आप 4 कॉमा एरे पे पहुँच जाएंगे। और अगर आपने 4 लेंथ की जंप ली तो आप 5 कॉमा एरे पे पहुँच जाएंगे, राइट। और सिमिलरली यहाँ से हेल्पर 2 कॉमा एरे से अब यहाँ से 3 लेंथ की जंप अगर आपको अलाउड है, यहाँ से 3 लेंथ की जंप आपको अलाउड है, तो यहाँ से आप 3 पे पहुँच जाएंगे, 4 पे पहुँच जाएंगे, अगेन 5 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको 2 लेंथ की जंप अलाउड है, तो यहाँ से आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 4 पे, यहाँ पे 5 पे। अगर आप यहीं पे देखें, सिमिलरली यहीं पे देखें, हेल्पर 2 कॉमा एरे आप कितनी बार सॉल्व करें? अभी तक मैंने पूरी कॉल नहीं लगाई है। हेल्पर 2 कॉमा एरे आप 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। और अगर वहीं पे हम बात करें हेल्पर 3 कॉमा एरे, आपने कितनी बार सॉल्व कर दिया? देखिए 1 2 3 बार आपने यहाँ पे हेल्पर 3 कॉमा एरे सॉल्व कर दिया है। इट मीन्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। और जब भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स दिखती है हमें, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? दैट इज़ मेमोइजेशन। तो इस बार लेकिन हमारा टास्क है कि इस बार हम n+1 मीन्स n इज इक्वल टू आपका एरे डॉट लेंथ है। इस बार n+1 लेंथ का एरे बनाएंगे कि सिर्फ n लेंथ का एरे बनाएंगे? ये अब आप सोचिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ n लेंथ का एरे बनाएंगे। और n+1 लेंथ का क्यों नहीं बनाएंगे, या मुझे आंसर करिएगा कि क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बट जब हम टैबुलेशन कर रहे होंगे तो उसमें आंसर गलत आ जाएगा। इधर तो बना सकते हैं लेकिन हमारे टैबुलेशन में आंसर गलत आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन और सबसे बड़ी बात, जब हमें एन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ का बना सकते हैं, उसमें आंसर हमारा आ रहा है, तो हम +1 एक्स्ट्रा स्पेस क्यों लें जब एरे डॉट लेंथ में हमारा आंसर आ सकता है? हम तो वैसी स्पेस से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एरे डॉट लेंथ का बनाएंगे हम एरे। और आपको पता है मेमोइजेशन रिकर्जन कोड को मेमोइज करने के लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप डीपी एरे बना दीजिए, और आप मुझे इसका आंसर करेंगे कमेंट्स में कि एरे डॉट लेंथ का ही क्यों बना रहे हैं। इधर हर बार जैसे n+1 लेंथ का बनाते हैं। और एरेज डॉट फिल डीपी कॉमा -1, राइट। सबको आपने -1 से इनिशलाइज कर दिया, और यहाँ पे डीपी। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? इंट डीपी पास कर देंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे जब जब आपका बेस केस हो जाता है तो बेस केस के बाद आप क्या करते हैं? बेस केस के बाद आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि क्या कभी आपने डीपी एरे को कभी पहले कभी किसी भी डीपी ऑफ इंडेक्स को, चाहे डीपी एरे को, कभी आपने सॉल्व किया उस पर्टिकुलर इंडेक्स को? अगर आपने सॉल्व कर रखा होता है तो आप यहीं से रिटर्न कर जाते हैं, राइट। और आप कॉल नहीं लगाते।
यही तो डीपी की टेक्निक है मेमोराइज करने की। अगर आपने पहले कभी किसी कॉल को सॉल्व कर रखा है तो इट मीन्स वहाँ पे -1 नहीं पड़ा होगा, तो वहीं से रिटर्न क्या कर देंगे, डी पी ऑफ आई। लेकिन अब और अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया, अगर आपके डी पी ऑफ आई पे -1 पड़ा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका फॉर लूप रन होगा और फंक्शन आपके कॉल्स होंगे। और जब आपका कॉल होगा तो कभी ना कभी कुछ सॉल्व होगा तो अब उसका आंसर हमें स्टोर करवाना है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैं डी पी ऑफ आई पे यहाँ पे सीधा -1 स्टोर करवा लूँ क्या? ये गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? आपको पता है कि कभी मिनिमम इन्फिनिटी रह गया तो हमारे पास इंटीजर ओवरफ्लो एरर आएगा। तो इट मीन्स अब आप सोच के देखिए हमारा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है। हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है मिनिमम पे। तो अब उसको हम कैसे हैंडल करें? अब देखिए, अगर आपका कभी मिनिमम इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रह जाता है, तो आप डी पी ऑफ आई पे क्या भर दीजिए, डी पी ऑफ आई पे भर दीजिए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही, राइट। क्योंकि देखिए ना, मिनिमम अगर आपका इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रह जाता है तो आप इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भर देते हैं। एल्स डी पी ऑफ आई पे आप क्या भरेंगे, min+1। और जब हमने डी पी ऑफ आई में सब आंसर स्टोर करवा ही लिया है तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, डी पी ऑफ आई लिख देते हैं सीधा। और अब आप करिए कंपाइल एंड रन। आपका ये कंपाइल एंड रन हो जाएगा और जैसे ही अब आप सबमिट करेंगे तो आपका ये कोड सबमिट भी होगा। शायद गीक्स फॉर गीक्स का सर्वर स्लो चल रहा है। तो कंपाइल रन हेल्पर, अरे देखिए मैं यहाँ पे डी पी आर ए पास नहीं किया। डी पी आर ए मैंने यहाँ पे पास कर दिया। आप कंपाइल एंड रन करिए। कंपाइल एंड रन हो रहा है और अब सबमिट करके देखिए। जब तक चलिए सबमिट हो गया है, सबमिट भी हो गया आपका कोड, यानी मेमोराइजेशन आपका ढंग से वर्क कर रहा है। ठीक है। और अब आप एक काम करिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आप अगर आप एनालाइज करेंगे इस पूरे कोड के अपने मेमोराइजेशन की, तो आपको क्या लगता है क्या आने वाली है? क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आने वाली है? आप बोलेंगे कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन आने वाली है। एट द एंड तो मैं एक डी पी एरे ही तो फिल कर रहा हूँ, जैसे फिबोनाची में करते हैं, ये सभी तो कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन नहीं आने वाली है। अब आप सोच के देखिए ऐसा क्यों। जब आप फिबोनाची सॉल्व कर रहे होते हैं या nth ट्रिबोनाची सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एरे फिल करते हैं। अब दो कॉल्स लगाते हैं और एक एरे फिल कर लेते हैं, राइट। एक एरे फिल कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है और वहाँ से रिटर्न कर जाते हैं मेमोराइजेशन में ऑर्डर ऑफ एन। बट हेयर इन दिस केस जो आपका कोड है, जब आप जीरो से जी आपको पता ही नहीं, पहली बात तो आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितनी जंप्स ले सकते हैं हर एक लेवल से, वो आपको एरे ऑफ आई बताएगा। ये तो वर्स्ट केस में अगर मैं मान लूँ मेरे को 0 to n जाना है, हाँ, और हर एक बॉक्स पे 10⁴, 10⁴, हर एक एरे के इंडेक्स पे 10⁴ पड़ा है। तो इट मीन्स मैं 1 लेंथ की जंप, 2 लेंथ की जंप, 3 लेंथ की जंप और 10⁴ लेंथ तक की जंप मैं ले सकता हूँ, राइट। तो मैं 10⁴ पे पहुँच जाऊँगा, राइट। और मैं यहाँ से 1 2 3, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अब आप इस वन को सॉल्व करने के लिए भी आपको 10⁴ जंप्स आपको पहले एक बार तो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। एक बार तो एटलीस्ट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी 10⁴ जंप्स। इस 2 को भी सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट एक बार तो 10⁴ जंप्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। सिमिलरली 3 को भी अगली बार कभी 3 आएगा, अगली बार कभी भी 3 आएगा, वहाँ से तो हम रिटर्न कर देंगे। वहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे? वहाँ से तो हम रिटर्न कर देंगे डी पी ऑफ आई, राइट। लेकिन पर्टिकुलरली जब पहली बार भी 3 आया, उसको सॉल्व करने के लिए, उस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए तो मेरे को एक बार 10⁴ तक तो कॉल करनी ही पड़ेगी। तो आपकी कॉल देखिए, ये हर एक से
सबसे पहले तो आपने 10 की पावर 4 एक कॉल करी। 10 की पावर 4 की आप कितनी जम्प्स ले सकते हैं, ठीक है, इनटू 10 की पावर 4 क्या आइट्रेशंस आपकी रन होगी। तो ये कितना हो गया, एन आपका था 10 की पावर 4। तो ये आपका कोड हो चुका है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और अगर आपको इसको इन डिटेल जानना है तो सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया रिकर्जन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और मेमोराइजेशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, क्या होगी, वो भी मैंने बहुत डिटेल में बताया। इसलिए इधर, लेकिन इधर मैंने बता दिया आपको, फिर भी स्टिल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, करेक्ट। तो आपका मेमोराइजेशन तो चल रहा है। तो एक काम करते हैं, अब फटाक से टेबुलेशन भी देख लेते हैं। टेबुलेशन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक टेस्ट केस लेते हैं कोई भी, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा ढंग का लेते हैं, 2, 1, 4, 6, 2, 0, 3, ठीक है। टेबुलेशन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग टेबुलेशन कर रहे हैं। यहाँ से हम अपना टेबुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है हमारा, कि हम लोग क्या करेंगे, एक डीपी एरे बनाएंगे। तो ठीक है, इधर 1D डीपी एरे बना देते हैं। कितने लेंथ का बनेगा, यहाँ पे आपको पता है एरे डॉट लेंथ का बनेगा, और इसका आंसर आप करेंगे क्यों एरे डॉट लेंथ का बना रहे हैं, बना। और आपको टेबुलेशन में तो समझ में आ जाएगा एरे डॉट लेंथ +1 आपका आंसर गलत देगा, लेकिन रिकर्जन में आपका सही दे सकता है। तो वो ऐसा क्यों, उसका भी आंसर आप मुझे करिएगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने बनाया एक एरे 7 लेंथ का, 0, ठीक है, ये आपने बना लिया 7 लेंथ का एरे। और इसकी भी इंडेक्सिंग अगर मैं कर दूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सबको इनिशियलाइज हम किससे करवा लेते हैं, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 से मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, राइट। अब स्टेप 2 क्या होता है, कि हम डब्बे में क्या फिल करने वाला है, ईच बॉक्स में हम क्या फिल करने वाले हैं वो बताएंगे। तो आप सोच के देखिए, हर एक बॉक्स पे आप क्या स्टोर करेंगे। मैं बताता हूँ कि आप डीपी ऑफ आई पे स्टोर करने वाले हैं, आईएथ इंडेक्स से। किसी भी डीपी ऑफ आई पे आप क्या स्टोर करेंगे, कि आपको आईएथ इंडेक्स से n-1 पहुंचने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं, ये आप स्टोर करने वाले हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, आप किसी भी डीपी ऑफ आई, किसी भी आईएथ इंडेक्स पे क्या स्टोर करेंगे, डीपी। ये है आपका डीपी एरे, ठीक है। तो ये अगर आपका डीपी एरे, तो आप इस पे क्या स्टोर करने वाले हैं, डीपी ऑफ आई पे, कि आईएथ इंडेक्स से n-1 यानी एरे डॉट लेंथ -1 पहुंचने में आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं। इट मीन्स आप डीपी ऑफ 6 पे क्या स्टोर करेंगे, सॉरी आप डीपी ऑफ 5 पे क्या स्टोर करेंगे, 5 से 6 पहुंचने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। सिमिलरली डीपी ऑफ 3 पे आप क्या स्टोर करेंगे, 3 से 6 पहुंचने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। एंड डीपी ऑफ 0 पे आप क्या स्टोर करेंगे, 0 से 6 पहुंचने में आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। तो एट द एंड आपका आंसर कहाँ लाई करेगा, डीपी ऑफ 0 पे। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप हम फाइंड करते हैं कि हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम किस तरफ है। आपको पता है हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम किस तरफ है, हमें जाना है डेस्टिनेशन पे। अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, इस केस में अबव वाले जो हमने टेस्ट केस लिया है, उसमें डेस्टिनेशन क्या है हमारा, सिक्स इंडेक्स हमारा डेस्टिनेशन है। तो अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, तो डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं, डेट इज़ 0, जो मैंने आपको रिकर्जन में भी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर लेंगे, इसको हटा के 0, करेक्ट। तो स्मॉलर प्रॉब्लम आपकी किस तरफ होगी, इस तरफ। और एंड ऑब्वियस ही बात है, आपकी लार्जेस्ट प्रॉब्लम सबसे किस दर होगी, इस तरफ। और स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम से लार्जेस्ट प्रॉब्लम की डायरेक्शन में मूव करते हैं, और पीस बाय पीस अपना आंसर बनाते हुए चलते हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आ गए सारे स्टेप्स, मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इन सबको, और अब हम अपना आंसर बनाते हैं, ठीक है।
एक काम करते हैं, 0 को मैं इधर ले ले रहा हूँ, 2 को इधर ले ले रहा हूँ। करेक्ट? जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, आपने पहले तो देखिए डीपी ऑफ n-1 पे तो आपने क्या भर दिया, 0। n इज़ व्हाट? n इज़ आपका एरे डॉट लेंथ है, ये आप याद रखिएगा। n आपका एरे डॉट लेंथ है, तो उस पे तो आपने डीपी ऑफ n-1 पे 0 भर दिया। और आपने अब n-2 से आप लूप लगाने स्टार्ट करेंगे, तो 5 पे 5 वाला इंडेक्स भरेंगे। फिफ्थ इंडेक्स पे आप क्या भरेंगे, 5 टू 6 जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं। तो आप सोच के देखिए, पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 5 से 6 जाने में, 5 से 6, 5 से आप कितने जंप्स ले सकते हैं। 5 से आप 1 लेंथ की जंप ले सकते हैं, आप 2 लेंथ की भी जंप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए 5 पे 2 पड़ा हुआ है, ये आपका टेस्ट केस है। ठीक है, आप 5 से 2 लेंथ की भी जंप ले सकते हैं, करेक्ट। बट क्या आप 2 लेंथ की जंप लेना चाहेंगे? आप 2 लेंथ की जंप इसलिए नहीं लेंगे आपको, क्योंकि पता है प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने आउट ऑफ बाउंड जंप्स लेते हैं तो उससे आपके पास क्या एरर आती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो आप ये आप 2 लेंथ की जंप लेना चाहेंगे, यहाँ से नहीं लेना चाहेंगे, तो आपको ये जंप नहीं लेंगे, आप ये वाली जंप नहीं लेंगे। सिर्फ आप कौन सी जंप लेंगे, सिर्फ 1 लेंथ वाली। ठीक है, और अब सोच के देखिए, यहाँ से 5 से आपने एक मूव चला अपना, क्या 1 लेंथ की जंप ली, एक मूव आपने अपना चला और आप पहुँच गए 6 पे। 5 से आपने एक मूव अपना चला और आप पहुँच गए 6 पे। तो 6 से 6 जाने में लगते हैं 0 मूव्स। तो आपको 5 से 6 जाने में कितने मूव्स लगे? 5 से 6 जाने में आपको लगे 1 मूव्स, दैट इज़ 0 + 1। करेक्ट? इसको मिटा देते हैं फिर से अगेन। आगे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 से आप जंप नहीं ले सकते, क्योंकि इधर पड़ा है 0। 4 से जब आप जंप जंप नहीं ले सकते, कोई भी जंप नहीं ले सकते, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे एट द एंड क्या रह जाएगी, आपकी एट द एंड वैल्यू रह जाएगी -1। करेक्ट? अब आप 6 से देखिए, अब आपको यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइएगा, जब आप थर्ड इंडेक्स पे आएँगे, थर्ड इंडेक्स से आप 1 लेंथ की जंप ले सकते हैं, आप यहाँ से 2 लेंथ की जंप ले सकते हैं और यहाँ से आप 3 लेंथ की भी जंप ले सकते हैं। बट क्या आप यहाँ से 4 लेंथ की जंप लेना चाहेंगे? 4 लेंथ की जंप लेंगे तो आप एरे के बाहर पहुँच जाएँगे। 5 लेंथ की जंप लेना चाहेंगे? 6 लेंथ की जंप लेना चाहेंगे? नहीं, नहीं लेना चाहेंगे ये सारी जंप, क्योंकि आपको एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन से बचना होता है। एरे में सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना होता है कि आप वो वाला इंडेक्स एक्सेस ना करें जिससे आप जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, राइट? तो अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे अब आप सोचिए, अब आप अगर आप इसको गौर फरमाएँगे, तो आप देखेंगे, यार हम तो स्टोर क्या करवा रहे थे, 4 टू 6 जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? यहाँ पे -1 स्टोर करवा लिया, और -1 रिप्रेज़ेंट क्या कर रहा है? 4 टू 6 जाने में आपके कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं, दैट इज़ -1। ठीक है? तो अब यहाँ पे एक सोचिए यहाँ पे, जब आप 3 से, अगर आप सबसे पहले देखते हैं, 1 लेंथ की आप जंप लेंगे, एक मूव आपने चला, आप पहुँच गए 4 पे। 4 से 6 जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं? ये क्या बता रहा है? -1, -1, और -1 + 1 दैट इज़ 0। ये तो गलत हो गया ना? सोच के देखिए, आप 4 से आप 6 जा ही नहीं सकते थे। 4 से 6 आप जा ही नहीं सकते थे। बट आपने यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप अगर आप 1 लेंथ की जंप लेते हो, तो आप यहाँ पे 0 स्टोर करवा लोगे। और अगर आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे, तो आप ये भी पाएँगे कि जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ जंप लेके हम जा सकते हैं, उनमें से सबसे मिनिमम क्या है? उनमें सबसे मिनिमम +1 हम कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है? 0, 1, -1 में सबसे मिनिमम दैट इज़ -1। और आप क्या कर देंगे? -1 + 1 0। ठीक है? क्योंकि अब आप देखिए, आपका 0 पड़ा रहेगा। आपका देखिए 0 किस किस पाथ से आया? इस पाथ से आया आपका 0, ये याद रखिएगा। 4 से पहले 6 पाथ से आया है। और यहाँ से देखिए, 3 से आपने 2 लेंथ की जंप ली, एक ये मूव आपने चला अपना, एक मूव आपने चला, आप पहुँच गए 5 से। 5 से 6 जाने में लगता है 1 मूव। तो 1 + 1 दैट इज़ 2। ठीक है, करेक्ट? 3 से आपने 3 लेंथ की जंप ली, आप डायरेक्ट पहुँच गए 6 पे। एक मूव आपने चला है, 3 से जंप ली सीधा। 6 से 6 जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं? दैट इज़ 0। 6 से 6 जाने में लगते हैं 0 मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। तो 0 + 1 दैट इज़ 1। तो आप कौन सा पाथ चूज़ करना चाहेंगे? आप वो वाला पाथ चूज़ करें जिसमें सबसे मिनिमम जंप्स हो। तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 0। आपने ये वाला पाथ चूज़ कर लिया।
आपने ये वाला पाथ चूज़ कर लिया जिसमें 0 पड़ा रहेगा, और जबकि क्या ये वाला आंसर आपका बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आपका -1 पड़ा रहेगा, तो नेगेटिव की अगर आप फाइट करवाएँगे किसी भी वैल्यू से अगर आप नेगेटिव की फाइट करवाएँगे तो आपका मिनिमम क्या होने वाला है? नेगेटिव ही। आपका मिनिमम नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है? तो इट मीन्स कभी हमारा डीपी ऑफ आई पे, अगर हमारे डीपी ऑफ आई पे -1 पड़ा होगा तो हम उसको फाइट नहीं करवाएंगे। हम उसको फाइट नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इस वाले केस में, टेबुलेशन के केस में -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे टेबुलेशन के केस में -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया आप 4 to 6 नहीं जा सकते हैं। तो इट मीन्स ये वाला फाइट नहीं करेगा। फाइट क्या करेगा आपके बस? आपका फाइट क्या करेगा? बस 2 लेंथ वाला और 3 लेंथ वाला। 2 लेंथ और 3 लेंथ में सबसे मिनिमम क्या? दैट इज़ 0। तो आपका यहाँ पे क्या स्टोर होगा? 0 + 1। आपको पता है, जो मैंने एक बारी डायग्राम, इस डायग्राम को भी याद रखिए। तो मैंने आपको क्या बोला? आपका मिनिमम वाला फाइट नहीं करेगा। जो आपका ये जिसमें -1 पड़ा रहेगा, सॉरी, जिसमें -1 पड़ा रहेगा, वो उसको आपको फाइट नहीं करवाना है मिनिमम निकालने में। तो जब आप -1 वाले को फाइट नहीं करवाएंगे तो आपका अब मिनिमम क्या रह गया? अब आप सोच के देखिए, अब मिनिमम क्या रह गया? दैट इज़ 1। तो आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे आप जहाँ-जहाँ जा सकते थे, 3 से आप 2 लेंथ की जंप लेके 5 पे जा सकते थे, 3 से 3 लेंथ की जंप लेके आप 6 पे जा सकते थे। तो इन दोनों में मिनिमम क्या? 0। ठीक है? उसमें आप +1 कर दे रहे हैं, उसमें आप +1 कर दे रहे हैं, तो आपका आंसर 1 बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे आपका 1 स्टोर होगा। 3 से 6, अगर आप 3 से 6 कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव से पहुँच सकते हैं? 3 से 6 आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव से पहुँच सकते हैं? दैट इज़ 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, दिख रहा होगा आपको। ये वाला पाथ फाइट नहीं करेगा। क्यों फाइट नहीं करेगा? क्योंकि अगर आपके डीपी ऑफ एरे पे कभी -1 रह गया, इट मीन्स आप वहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये वाला केस आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने कोड पे। तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है? अब आप सोच के देखिए, अब आपको 2 पे, अब आपको 2 के लिए भरना है। 2 से आप 4 लेंथ की जंप ले सकते हैं। आप 2 से अगर आप 4 लेंथ की जंप लेंगे, तो आप इधर पहुँच जाएँगे। 1 लेंथ की जंप से, 2 लेंथ की जंप से इधर, 3 लेंथ की जंप से इधर, 4 लेंथ की जंप से इधर। अगर आपने अंधाधुंध मिनिमम निकाल दिया, अगर आपने अंधाधुंध मिनिमम निकाल दिया, तो यहाँ से आ जाएगा -1। तो -1 + 1 इधर 0 फिल हो जाएगा। तो आपको मिनिमम निकालते वक़्त ध्यान रखना है कि आपके डीपी ऑफ आई प्लस जे पे, जो भी आप जंप ले रहे हो, आई प्लस जे पे -1 नहीं पड़ा होना चाहिए, जब आप मिनिमम निकाल रहे होगे। वरना आपका हमेशा -1 मिनिमम आ जाए, क्योंकि आपने एरे को किससे इनिशियलाइज़ करवाया? -1 से। आप एक और काम कर सकते थे। अगर आपको अंधाधुंध मिनिमम निकालना है, तो आप अपने एरे को इन्फिनिटी से इनिशियलाइज़ करवा लीजिए, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। वो वाला कोड आप लिख के देखिएगा। मैं आपको -1 वाला समझा रहा था, क्योंकि ये अगर आपने -1 से इनिशियलाइज़ करवा दिया, तो आप उसको कैसे हैंडल करें, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें ये वाली वैल्यूज़ की फ़ाइट नहीं करवानी। जब हम ये वाली वैल्यू की फ़ाइट नहीं करवाएँगे, देखिए हम 2 से कहाँ-कहाँ जा सकते थे? इधर पहुँच सकते थे, इधर, इधर, इधर। लेकिन हम इस वाले की फ़ाइट नहीं करवाएँगे। इस वाले की मिनिमम निकालने में फ़ाइट नहीं करवाएँगे। जब हम फ़ाइट नहीं करवाएँगे, तो आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम अब आपका क्या आएगा? दैट इज़ 110। 110 में मिनिमम क्या है? दैट इज़ 0। तो 0 + 1 दैट इज़ 1, राइट? अब 1 से आप एक ही जंप ले सकते हैं। 1 से आप एक ही लेंथ की जंप ले सकते हैं। जब आप एक ही लेंथ की जंप ले सकते हैं, तो आप 2 पे पहुँच जाएँगे। 1 से आपने एक लेंथ की जंप ली, अब 2 पे पहुँच गए। 2 से 6 जाने में लगता है आपका 1 मूव, और 1 मूव ये आपने चला है। 1 लेंथ का जंप लेके आपने ये आपने चला है, तो टोटल 1 से 6 पहुँचने में कितने मूव्स? देखिए, 2 मूव्स। ठीक है? अब 0 से आप इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं। 0 से आप, 0 पे आपके पड़ा है, 0 इंडेक्स पे आपके एरे ऑफ 0 पे क्या पड़ा है? 2 पड़ा है। तो यार एरे ऑफ 0 पे 2 पड़ा है, तो इट मीन्स आप 2 लेंथ तक की जंप ले सकते हैं। अगर आपने 1 लेंथ की जंप ली तो आप 1 पे पहुँच जाएँगे, अगर आपने 2 लेंथ की जंप ली तो आप 2 पे पहुँच जाएँगे। बट आप कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहेंगे जिससे आपको सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में पहुँच जाए? तो इस टेस्ट केस के लिए आपका आंसर क्या बनने वाला है? देखिए, इन दोनों में मिनिमम क्या है? दैट इज़ 1। 1 + 1 दैट इज़ 2। आपका इस टेस्ट केस के लिए आंसर बनेगा 2। ठीक है? तो आपको टेस्ट केस मैंने आपको समझा दिया है। अब फटाक से एक काम करते हैं, इसका टैबुलेशन लिख लेते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं डीपी ऑफ, सबसे पहले एक और चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, राइट? और मैं सबसे पहले मैंने क्या फिल करवाया? डीपी ऑफ n-1 पे 0, करेक्ट? अब मेरा लूप कहाँ से चलेगा बताइए आप? और इंट आई इज इक्वल टू n-2 से आई
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, करेक्ट। और किसी भी आप पर्टिकुलर किसी भी ith इंडेक्स पे हो तो आप क्या चेक कर रहे हो, आप क्या चेक करो कि आप कितनी जंप्स ले सकते हो, आप कितनी जंप्स ले सकते हो। तो उसके लिए भी आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा कि कितनी जंप्स आपको अलाउड है। जंप्स इक्वल टू 1 से लेके जंप्स लेस देन इक्वल टू आपको कितनी अलाउड है, एरे ऑफ आई। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, जंप्स प्लस प्लस, यहाँ पे आपने जंप्स प्लस प्लस कर दिया। और आपको अब मिनिमम निकालना है। मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक हर एक पाथ का मिनिमम निकालना है ना। तो यहाँ पे आप एक मिनिमम वैल्यू बनाइए जिसको आप इनिशियलाइज करवा दीजिए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। और यहाँ पे अब आपको पता है, अब आपको अंधाधुंध मिनिमम नहीं निकालना है। अगर आपके डीपी ऑफ आई प्लस जम्प्स पे अगर आपका -1 पड़ा है, आप अगर आपके डीपी ऑफ आई प्लस जम्प्स पे अगर आपका -1 नहीं पड़ा है, तभी आप मिनिमम निकालेंगे। तो आप मिनिमम यहाँ पे निकाल लीजिए, मैथ डॉट मिनिमम किसके किसके बीच में, मिन कॉमा डीपी ऑफ आई प्लस जम्प्स के बीच में। ठीक है जी, आपने ये निकाल लिया। अब आप इस फॉर लूप से बाहर आइए। अगर आपका मिनिमम इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स, अगर आपका मिनिमम, अगर आपका इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं है, तब जाके आप डीपी ऑफ आई को अपडेट करिए। डीपी ऑफ आई को किससे अपडेट करिए, मिन प्लस 1 से, राइट। और अब यहाँ से अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिटर्न डीपी ऑफ 0। तो इसको कंपाइलर रन करके देखिए। तो आपका एक एरर आ रहा है यहाँ पे, एरे बाउंड ऑफ इंडेक्स। तो हम देख लेते हैं क्यों आ रहा है। एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन आपका आ रहा है जावा 11 डीपी ऑफ आई प्लस जम्प्स आई माइनस माइनस 1 जम्प्स लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई। अच्छा, एक कंडीशन तो हमने लगाई ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप फोकस करें, यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो आप वो वाली जंप्स नहीं ले रहे थे जिससे आप बाहर पहुँच जाएं, जिससे आप बाहर पहुँच जाएं। जैसे कि आप यहाँ पे आप 2 लेंथ की जंप ले सकते थे, बट आप ये जंप नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि आप आपको एरे के बाहर पहुँचना नहीं है। तो अब इसको हम कैसे हैंडल करें, ये तो हमने कहीं पे भी हैंडल नहीं किया। इसको हम यहाँ पे ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि अगर आपका एंड आई प्लस जम्प्स अगर लेस देन इक्वल टू एरे डॉट एन ही लिख देते हैं। अगर आई प्लस जम्प्स अगर आपका लेस देन इक्वल टू एन है, तभी आप जम्प्स लें। ठीक है, अब आप रन करके देखिए। देखिए अब आपका चल रहा है। अब आप सबमिट करिए। देखिए अब आपके सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। तो आपको टेबुलेशन में भी समझ में आया होगा, और आपको मेमोराइजेशन एंड रिकर्जन भी समझ में आया होगा कि हम रिकर्जन अप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम कैसे देखेंगे, राइट। अगर आपको, और ये वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और चीज़ एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों आ रहा था। देखिए यहाँ पे भी आपका आइट्रेशन एन बार रन कर रहा है, और जम्प्स वर्स्ट केस में जम्प्स भी एन बार रन कर सकता है। एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या हो सकती है, एन। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है। और ईच आइट्रेशन आपका रन हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन बार, ईच आइट्रेशन के लिए। तो एन एन आइट्रेशन के लिए वर्स्ट केस में कितनी बार रन होगा, एन इंटू एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आइट्रेशन से रन होंगी आपकी। तो इस केस से तो आपको, इस टेबुलेशन से तो आपको बहुत ईजिली दिख रहा है, टेबुलेशन से तो आपको बहुत ईजिली दिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों आ रहा है। बट एक बार आप रिकर्जन वाला जरूर एनालाइज करिएगा कि रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ये मुझे बताइएगा। मेमोराइजेशन और टेबुलेशन की मैं बता चुका हूँ, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। टेबुलेशन के केस में अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन, आपने सिर्फ ये एरे बनाया है। और अगर रिकर्जन के केस में, मेमोराइजेशन के केस में अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो आपका रिकर्जन स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ एन वर्स्ट केस में, प्लस आपका डीपी ऑफ एरे, जो आपने डीपी ऑफ एरे बनाया था मेमोराइजेशन में, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, राइट। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन रिकर्जन स्टैक प्लस ऑर्डर ऑफ एन अपना जो आपने डीपी ऑफ एरे बनाया है। ठीक है,
रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको सीखनी है तो मैं अपनी एक वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाके वो देखेंगे। और वो मैंने शुरू में ही बताया है कि आपकी रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।